नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। यूसीसी को मिली राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी, लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। तो नियम बनाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को देखिए बधाई भी दी है। सामाजिक समानता की सार्थकता को यूसीसी सिद्ध करेगा। तो उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अब समान नागरिक संहिता पर कानून भी बन गया। आपको बता दें, देश की आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए नियमों उप नियमों को बनाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। हालांकि नियमावली बनने के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इसी को लेकर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। कहा कि प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को यूसीसी सिद्ध करेगा। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा के 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हमने ये वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। उसके लिए हम विधेयक लाएंगे और उसकी जो सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया था और माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमने उसके अनुमोदन के लिए भेजा था। हमको उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है और इस विधेयक के राज्य में लागू होते ही तमाम प्रकार से जो महिलाओं का उत्पीड़न है, बुजुर्गों का सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है, जो कुरीतियां हैं, उन सब से निजात मिलेगा। इधर यूसीसी कानून लागू होने पर सीएम धामी का ट्वीट भी सामने आया। इतिहास रचने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। जनता से किए अपने वादे को पूरा किया है। ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। प्रदेशवासियों के लिए हर्ष और गौरव का क्षण है। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया। कहा, आज इतिहास रचने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। सरकार ने जनता से जो अपने वादे किए थे, यानी आपको याद होगा कि मैनिफेस्टो में भी, धामी सरकार के मैनिफेस्टो में भी यूसीसी जो है वह प्रमुखता से रखा गया था, यानी कि जब सरकार बनेगी तो उसे लागू किया जाएगा। हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अनंत और हर्ष गौरव का क्षण। साथ ही ये भी कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। देहरादून से ही बड़ी खबर है, जहां धामी कैबिनेट की आज बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। सचिवालय में शाम 5 बजे ये बैठक शुरू होगी। 1 दर्जन से ज्यादा इसमें प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लोक लुभावन फैसले भी सरकार ले सकती है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा संभव है। तो कैबिनेट की बैठक और देखिए तमाम प्रस्तावों पर हरी झंडी लग सकती है, इनको मुहर लग सकती है। 1 दर्जन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगना बाकी है। लगभग 5 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। और चुनाव चूंकि नजदीक है, इसको लेकर भी कई अहम वादे भी किए जा सकते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सचिवालय में शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंजीर इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, देखिए शाम 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होनी है। क्या कुछ वो प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर मुहर लग जाएगी? जो सौगात है वो देने जा रही है। कहीं ना कहीं जो दर्जनों ऐसे फैसले हैं वो ले सकती है। कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। हालांकि शाम 5 बजे ये बैठक होगी और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे, जो कर्मचारियों के साथ महंगाई भत्ते समेत तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर आज कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी और उन पर मोहर लग सकती है। यानी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही तमाम जो सरकार के नेता हैं वो तमाम ऐसे वायदे किए थे जो वो उन
उन पर कहीं ना कहीं आज मोहर लग सकती है। ऐसे में ये भी कहना सही होगा कि जो लोग लुभावन वादे हैं वो कहीं ना कहीं अब जनता को मिलने वाले हैं, क्योंकि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो जाती है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वायदे किए थे उन सब वायदों पर खरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उतरे हैं, और जिस तरह से तमाम अब चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव को लेकर जो फैसले लिए जाएंगे, जनता इन पर किस तरह से भरोसा करती है और लोकसभा चुनाव में किस तरह से विजय हासिल होती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए 5 बजे का वक्त निर्धारित जब कैबिनेट की बैठक होगी। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, और लौटते हैं। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुझे यह जिम्मेदारी देने के लिए मैं पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी, सीएम धामी का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हरिद्वार और राज्य के विकास के लिए काम करूंगा। पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। मैं पार्टी को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा तरह प्रयास करूंगा और क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर काम करूंगा। ये मैं अपने नेतृत्व को भी विश्वास दिलाता हूं और हरिद्वार की जो जनता है उसको भी आश्वस्त करूंगा। तो बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया गया। हरिद्वार की बात करी जाए, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 2 चेहरों का नाम, जिसमें आपने सुना था पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जो कि साफ तौर पर धन्यवाद देते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी करते हुए 2 नाम उत्तराखंड से सामने, जहां लोकसभा चुनाव की लिस्ट में 2 नाम रखे गए। अनिल बलूनी को जगह दी गई है पता प्रत्याशी, और इसी के साथ साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत पर फिर से दांव खेला गया। कांग्रेस ने अल्मोड़ा लोकसभा से फिर प्रदीप टम्टा को प्रत्याशी बनाया है। पहली बार अल्मोड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। टम्टा ने हाईकमान को प्रत्याशी बनाने के लिए धन्यवाद दिया। प्रदीप टम्टा ने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों से लोकसभा क्षेत्र में कोई बेहतर काम नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट में हजारों युवाओं को रोजगार मिलना था, लेकिन भाजपा सरकार ने अग्निवीर भर्ती के नाम पर यहाँ की जनता और युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। देखा, बदलाव का समय है। आप देख ही रहे सारे कार्यकर्ताओं में पूरे बदलाव की ये लहर सिर्फ यही है हमारी देवी में, अल्मोड़ा में नहीं है, पूरे देश में है। चाहे हमारे सांसद हों 10 साल की या दिल्ली की में बैठे हुए प्रधानमंत्री हो, कहाँ गया वो रोजगार जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ की बात करते हैं, जो प्रतिवर्ष कहते थे हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, जो किसानी की आय को दुगनी 2022 तक कहते थे, तो तमाम आवासहीन लोगों को 2022 तक तो देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान जल्द हो सकते हैं, और इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। पोलिंग बूथ से लेकर नए वोटर को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने का काम अब तेजी से बड़े स्तर पर किया जा रहा है। एसडीएम सदर हरिगिरी गोस्वामी ने बताया कि जहां एक तरफ पोलिंग बूथ पर टॉयलेट, शेड, पानी और यूं कहें कि अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं, रैंप की व्यवस्था की गई है, तो वहीं नए वोटर्स का वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जगह जगह मतदान शपथ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चलिए वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। अगली खबर कुमाऊं से। कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी शहर को जल्द ही पानी की किल्लत से निजात मिल सकती है। केंद्र सरकार ने विशेष योजना के तहत हल्द्वानी में जल स्रोतों से पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए 154 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसमें से 10 करोड़ रुपए पहली किश्त के रूप में जारी किए जा सकेंगे।
हल्द्वानी शहर की पूरी पेयजल सप्लाई गौला नदी पर ही आधारित है। हल्द्वानी के शीश महल में स्थित फिल्टर प्लांट के काफी जर्जर होने की वजह से पानी सप्लाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिल्टर प्लांट के अंदर पाइपलाइन जर्जर हो गई है तो कुछ जगह बड़े लीकेज भी हैं। केंद्र सरकार की मदद के बाद पानी की समस्या से लोगों को अब राहत मिलेगी। मसूरी विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला को कांग्रेस पार्टी ने टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। इसके बाद मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। वहीं लोग जोत सिंह गुनसोला को शुभकामनाएं दे रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए जोत सिंह गुनसोला ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उन पर भरोसा भी जाहिर कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह हर संभव कोशिश करेंगे कि टिहरी लोकसभा से विजय रहे। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता पर जो है भरोसा जताया और उस भरोसे को टिहरी की जनता विजय में परिवर्तित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब होते हैं और स्थानीय जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं उनको भी उठाया जाएगा। कांग्रेस का जो अपना घोषणा पत्र है वो लोगों के बीच में ले जाए। इधर रामनगर बाघ के हमले में जीवित बचे 17 वर्षीय अंकित कुमार को लेकर डॉक्टर ने बयान दिया। प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर आशीष ढींगरा ने कहा है कि बाघ के काटने का मामला था। युवक लगभग मरने की ही कगार पर था। बाघ के हमले के बावजूद उसकी जान बच गई है। युवक ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी जान बचाई। Case of tiger bite, the exclusivity from the injury point was that we in this part of world we don't see tiger bites so often, and he was almost at the verge of getting killed by that tiger, even though he got mauled. And showing his presence of mind, the child not just escaped, he saved his life and came to us, and then we were able to kind of cure his injuries. ऊर्जा निगम के ईई ने लक्सा के सभी तीनों डिवीजन में ईई व जेई को बकाया वसूली के निर्देश दिए। बड़े बकाया वाले लोगों से बिलों की वसूली करने या फिर कनेक्शन काट कर आरसी की कार्रवाई शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। निगम के आदेश के बाद लोगों को बिजली के बिलों की अब अदायगी जल्द ही करनी होगी। निगम ने 10,000 के ऊपर के घरेलू और 2,500 से ज्यादा के कमर्शियल कनेक्शन के बिलों की अदायगी के लिए 15 मार्च तक का वक्त निर्धारित किया है। नहीं तो उनके बिजली कनेक्शन काटकर आरसी करने की कार्रवाई भी शुरू की जा सकेगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में भूमाफियाओं के रेलवे नजूल भूमि और सहित वन भूमि को खुर्द-बुर्द कर 10,100 और रुपए के स्टाम्प पेपर से बेचे जाने के मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जहां पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से जांच कर रिपोर्ट पेश की गई। उनके ओर से 8 से 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में 9 अप्रैल तक का शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 अप्रैल की तिथि को नियत की। हल्द्वानी को लेके हल्द्वानी में हमारे पास फॉरेस्ट की लैंड है और रेलवे ज़मीन है। इनमें पहले तो कुछ लोगों ने पीआईएल फाइल की थी, वो थी अतिक्रमण को लेके। अभी जो हमारे वर्तमान रियाची हितेश पांडे उनके द्वारा फाइल की गई पीआईएल, उसमें हमारा द्वारा ये मेन मुद्दा ये उठाया गया है कि जो लैंड है वहाँ की गवर्नमेंट की है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे रेलवे की है, उसमें क्या हो रहा है कि कुर्द-बुर्द की जा रहा है, उसको अवैध रूप से खरीदा और बेचा जा रहा है। जैसे कि आपने हाल फिलहाल एक मामला देखा होगा, रिसेंटली काफ़ी उछला हुआ था। तो इससे कुछ संबंधित हमारा भी केस है, हमारा बल्कि इससे कुछ ज़्यादा है, क्योंकि हमने फॉरेस्ट को भी कवर कर रखा है। तो लास्ट टाइम जब मुकदमा लगा था 4 दिसंबर को, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें सरकार को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कहा था कि इसमें क्या। और इसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही।